यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस मैथ्स के लिए जो आपका फिजिक्स आने वाला है उसे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट 11 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 11 जो द्रव्य के सामान्य गुण है इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। एक पूरी क्लास में हमने थ्योरी फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस किए थे। फिर अगली जो लाइव क्लास हुई थी सेकेंड नंबर की, उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे के जो थ्योरी टॉपिक्स है उन्हें कंप्लीट करेंगे, फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाली 4th नंबर की जो क्लास आएगी उसमें आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। ठीक है, टोटल आपकी इस वाली यूनिट से 6 क्लासेस होने वाली है। ठीक है, और आपका कोर्स भी यहाँ पर आ चुका है। यदि आप कंप्लीट कोर्स को बाय करना चाहते हैं जो कि आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का रहेगा मैथ्स वालों के लिए, उसे भी आप ज़रूर से यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपको कोर्स से चाहिए तो वो आप ज़रूर से व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। कल जो मॉर्निंग में आपकी क्लास हुई थी सेम टाइम पर, यहाँ तक अपन ने सारा थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। फिर हमने शाम वाली क्लास जो आपकी लाइव होती है, अभी 2 क्लासेस आपकी चल रही है, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। सुबह 6 बजे हम लोग पूरा थ्योरी फार्मूलाज डिस्कस करते हैं और शाम को 6 बजे इसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज हमें विस्कोसिटी से स्टार्ट करना है। विस्कोसिटी क्या होती है? स्टोक का नियम, सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? बर्नौली प्रमेय, इसके एप्लीकेशन, कैशिका उन्नयन यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होगा। उसके बाद ताप और उष्मा, तापमापन के विभिन्न पैमाने जस्ट लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, इन सब में क्या रिलेशन होता है? विशिष्ट उष्मा चालन, संवहन विकिरण, उष्मा चालकता, अवस्था में परिवर्तन, गुप्त उष्मा, उष्मीय प्रसार, जल का असामान्य प्रसार और उष्मा गतिकी के नियम को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। देखो, इसमें थोड़े से जो टफ टॉपिक होंगे या जो आपको लगेगा कि फॉर्मूला थोड़े से बड़े हैं वो यहाँ तक है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल है, क्योंकि यही सारी चीजें साइंस में आपको 7th से लेकर 10th तक की बुक में ही मिल जाएगी। तो ये सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट माने जाते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। डेफिनेटली इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी होंगे प्लस थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है, तो अभी अपन सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, शाम को अपन इसके एमसीक्यूज देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है विस्कोसिटी, इसे स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी और स्टोक का नियम दोनों अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो स्टोक का नियम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो श्यानता किसी तरल का वह गुण है जो उसके प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई भी लिक्विड इजीली फ्लो हो रहा है, पानी कितने इजीली फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर श्यानता की वजह से क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा, है ना। विस्कोसिटी बेसिकली आप एक रेजिस्टेंस कह लो, ठीक है, या एक प्रतिरोध कह लो। तो श्यानता किसी तरल का वह गुण है जो उसके प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। किसके? लिक्विड के, क्योंकि जो श्यानता होती है वो किस में लगती है? लिक्विड में यहाँ पर लगती है। यह दर्शाता है कि तरल में कणों के बीच आंतरिक घर्षण या प्रतिरोध होता है। श्यानता अधिक होने पर तरल अधिक गाढ़ा हो जाता है, जैसे कि शहद, जबकि कम श्यानता वाले तरल जो होते हैं हल्के होते हैं। अब आपके सामने ये 3 डायग्राम है, एक बार आप इनको देखो। ठीक है, सबसे पहले का जो डायग्राम है, सबसे पहला जो डायग्राम दिख रहा है आपका, पानी दिख रहा है। पानी इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है, और बेसिकली विस्कोसिटी क्या होती है? उसके प्रवाह को रोकती है, या फिर मैं कहूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि फ्लो को क्या कर देती है? फ्लो को धीमा कर देती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ एक वर्ड में आपको कोई कहे व्हाट इज विस्कोसिटी, तो आप बोलना कि फ्लो को जो धीमा कर दे वो विस्कोसिटी है। पानी बहुत इजीली फ्लो होता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी? इसकी श्यानता कैसी हो जाएगी? कम यहाँ पर हो जाएगी। और अगर मैं ऑलिव ऑयल की यहाँ पर बात करूँ या नॉर्मल ऑयल की बात करूँ जो आप सर में भी डालते हो या फिर आप किचन में यूज़ करते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होगा, है ना। वो थोड़ा सा, आप हिंदी में क्या बोलते हो, वो थोड़ा सा क्या होगा? गाढ़ा यहाँ पर होगा। तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और हनी कितना गाढ़ा होता है कि अगर आप उसको इस बर्तन में से ऐसे गिराने की कोशिश करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत धीरे धीरे वो गिरेगा। मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी।
ठीक है, बेसिकली जो अपने फ्लो का क्या करे, विरोध करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि तरल के कणों के बीच में आंतरिक घर्षण या प्रतिरोध कितना है, क्योंकि कण इस तरीके से आपस में एक दूसरे से चिपके हुए, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। श्यानता अधिक होगी तो तरल क्या होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन हो गया, शहद हो गया। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी हो गई, हनी की हो गई। सबसे कम विस्कोसिटी किसकी हो गई, पानी की हो गई। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, वाटर की जो है सबसे कम यहाँ पर है, फिर उससे ज़्यादा ऑलिव ऑयल की है, और सबसे ज़्यादा हमारी किसकी हो गई, हनी की हो गई। चलो, आज की क्लास का आपका पहला कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, विस्कोसिटी का। अब जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ोगे ना, सीमांत वेग पढ़ोगे, उस टाइम पर आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला नियम है आपका स्टोक्स का नियम। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है इसको अपन समझ लेते हैं। स्टोक्स ने ही ये नियम दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इस नियम को रखा गया है। स्टोक्स का नियम एक परिभाषा है जो यह बताता है कि एक कण जो कि तरल के अंदर गिरेगा, ये लिक्विड है, कोई एक कण जो कि तरल के अंदर गिरेगा, उस पर लगने वाला बल, है ना, उस पर लगने वाला बल या विस्थापन बल उसकी गति, कण के आकार और तरल की शांता पर निर्भर करेगा। यह नियम केवल उस समय लागू होता है जब कण की गति काफी धीमी हो और तरल में उत्पन्न धारा का जो प्रभाव है वो नगण्य हो। अब तरल की गति काफी, या उस वस्तु की गति काफी धीमी कब होगी, जब तरल कैसा होगा, काफी ज्यादा डेंस होगा, काफी ज्यादा घना होगा, तभी तो वो उसके अंदर गति नहीं कर पाएगा। तो इस नियम को क्लैरिफाई करने के लिए, इस नियम को समझाने के लिए स्टोक्स ने एक नियम दिया था। एक बार वो डेफिनेशन पढ़ लो, फिर अपन फॉर्मूला पर आते हैं। जो उस पर लगने वाली स्टोक्स का नियम क्या बताता है कि एक कण, है ना, ये कण जो तरल के अंदर गिरता है, उस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला फोर्स जो है इस कण के ऊपर, जैसे कि पानी के अंदर मैंने कुछ गिराया, ठीक है, अब इसके ऊपर, इस कण के ऊपर लगने वाला जो बल है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, कण का आकार कैसा है, कण छोटा है, बड़ा है ना, कण का साइज कैसा है, और जो लिक्विड है, जिस लिक्विड में आपने गिराया, आपने पानी में गिराया था, आपने शहद में गिराया था, किसके अंदर गिराया था, उसका जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, यह नियम केवल उस समय लागू होगा जब कण की गति काफी धीमी होगी। अब कण की गति धीमी कब होगी, जब वो लिक्विड जो है वो स्टेबल होगा या वो बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, और तरल में जो उत्पन्न धारा का जो प्रभाव है वो कंप्लीटली नगण्य यहाँ पर हो, मतलब कि न के बराबर, बहुत ही कम हो। ठीक है, इसके लिए स्टोक्स ने एक फॉर्मूला दिया था, F = 6 पाई r ईटा v करके, है ना, एक न्यूमेरिकल किया था अपन ने इससे पहली वाली क्लास में। F क्या हो गया, प्रतिरोधक बल, वही वाला गिरते हुए कण पर लगने वाला एक प्रकार का प्रतिरोधक बल। 6 पाई अपना नॉर्मल 22/7 या 3.14 मैथ्स वालों। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R यहाँ पर उस कण की त्रिज्या, जैसे कि कोई भी एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसकी रेडियस अपन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और v क्या हो जाएगा, उस कण की वेलोसिटी के, उस लिक्विड के अंदर उस कण की वेलोसिटी कितनी है ना, अपन बोल रहे कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कण की गति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि वो इस पानी में दौड़े जा रहा हो इधर से उधर, या पानी इधर उधर फ्लो हो रहा हो तो वो कण भी गति करने लगेगा, तो फिर आप विस्कोसिटी और ये सारी चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, जो अपन पढ़ते विमीय सूत्र क्या होगा, यानी कि डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, या इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये चीज़ें आपको फिर हेल्प करेगी। ठीक है, यह नियम किस बारे में बताता है, अगर कोई पूछ ले कि स्टोक्स लॉ हमें किस बारे में बताता है, तो कण के आकार के बढ़ने से बल बढ़ेगा। अगर कण का साइज बड़ा होगा, जहाँ पर आप एक छोटी बॉल ले रहे थे वहाँ पर अगर आपने बड़ी बॉल ली है, तो आकार बढ़ने से ये बल भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो आकार बड़ा है तो रेडियस बढ़ेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेडियस बढ़ी तो बल भी बढ़ेगा। तरल की शांता बढ़ाने से ईटा अगर बढ़ा, ठीक है, ईटा बढ़ेगा जो कि अपनी शांता है, विस्कोसिटी है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ऑल्सो। अगर ईटा बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा। कण की गति बढ़ने पर प्रतिरोधक बल भी इंक्रीज होगा। अगर कण की गति बढ़ रही है, कण अगर फास्टली गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोधक बल है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि F फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड में तो कोई है ही नहीं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो कोई चीज़ है नहीं, सारी चीज़ों के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कहाँ कहाँ पर आप इसका यूज़ करते हो, छोटे कण जो होते हैं, बहुत छोटे कण, धूल के कण हो गए, तेल की बूंदें हो गई, इन सब की गति समझने में आप स्टोक्स का लॉ लगा सकते हो।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखना, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, द्रव की श्यानता जो है, विस्कोसिटी जो है, वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। ठीक है, 6 पाई ईटा आरवी इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा। इसने पूछा है कि जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो किस पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ईटा को रखोगे, बाकी सबको उसके नीचे लेकर आ जाओ। तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटेगा, तापमान में कमी के साथ घटेगा, तापमान में किसी भी परिवर्तन के बावजूद ये वाली चीज़ जो है स्थिर रहेगी। तो देखो, अगर टेम्परेचर में इन जनरल पहले आप समझो कि हनी है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास शहद है, मैं इसको गर्म कर रही हूँ, है ना। अभी ये बहुत गाढ़ा है, हाई विस्कोसिटी है, लेकिन इसको गर्म करने से ये क्या होगा, इसके कण जो है, जब ये गर्म होगा, शहद को गर्म किया जाएगा तो ये थिन हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। मतलब गर्म करने पर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम पड़ जाएगी। रियल एग्जाम्पल बताऊँ, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। जब हनी वैक्स किया जाता है तो हनी वैक्स को डायरेक्टली हम लोग ऐसे स्किन पर नहीं लगा सकते। ठीक है, उसको पहले क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ही ज़्यादा पतला करना पड़ता है, इसलिए उसको पहले गर्म किया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर स्किन पर लगाया जाता है ना, और फिर आगे की प्रोसेस करी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको समझें कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल अपन डेली यूज़ में भी ये वाली चीज़ यूज़ करते ही हैं, चाशनी वगैरह गर्म करते हैं। ठीक है, ठंडी हो जाती है तो वो गाढ़ी हो जाती है, फिर हम लोग उसको थोड़ा और पतला करने के लिए फिर से गर्म करते हैं। तो वो किसकी बात हो रही है, वो विस्कोसिटी की बात हो रही है। राइट, समझ में आ गया, शांता का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा इन द स्टोक्स लॉ फार्मूला। स्टोक्स लॉ फार्मूला से ईटा की जो डायमेंशनल यूनिट होगी उसके बारे में आपको निकालना है। चलो, आपके पास कुछ 1 मिनट है, फटाफट से इसका जो है ईटा की वैल्यू निकालिए, क्या होगी यहाँ पर। सिंपल सा जो अभी आपने फॉर्मूला किया था वही वाला आपको लगाना है, नया इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी यहाँ पर होता है, यहाँ से ईटा की वैल्यू F डिवाइड बाय 6 पाई आर और V हो जाएगा। अब देखो 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या बचा हुआ है, ईटा इज इक्वल टू एफ आर वी। एफ क्या होता है, बल है, बल का जो डायमेंशनल यूनिट होता है mLT-2 दैट इज न्यूटन। ठीक है, आर अपना क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, मीटर। मैं दोनों चीज़ें एक साथ बता रही हूँ, आपको मात्रक भी बता रही हूँ और डायमेंशनल यूनिट भी। वी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपनी हो जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर होता है, मतलब LT-1 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्लियर है, बस इसी को आपको आगे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर अपन कहाँ तक पहुँच गए, mLT-1 mLT-2 तक। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, L-1 बन जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो L-1 बन जाएगा और क्या हो जाएगा, T+1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब में आपको ये वाली चीज़ें लगानी, ब्रैकेट लगानी, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब ये देखो L-1 से L-1 हो गया तो ये कितना हो गया, M L तो इतना है ही, ये कितना हो गया, L-2 हो गया, और ये T-2 था, ये +1 था, ये कितना हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। अब ये ML-1 T-1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको हटा लो। ईटा का ये फॉर्मूला था। ठीक है, ईटा के फॉर्मूला से हमने क्या करा, इसका डायमेंशनल यूनिट यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, आ गई समझ में ये वाली चीज़ कैसे निकाला। ML-1 T-1 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि अपना जो 6 पाई था वो तो कांस्टेंट है, नंबर है वो तो 6, और पाई की वैल्यू 22/7, इसको तो अपन डायमेंशनल यूनिट में लेंगे नहीं। और इसका ये बनाना है तो ये मीटर प्रति सेकंड होता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड जो है इसका मात्रक हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, डायमेंशनल यूनिट बना लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखो, सबसे पहले एक बेसिक बात बताऊं तो ये कहाँ कहाँ पर लगती है। एक तो अगर अपन देखें, हवा में टर्मिनल वेलोसिटी लगती है, और साथ ही लिक्विड के अंदर भी टर्मिनल वेलोसिटी लगती है, सीमांत वेग लगता है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं, दोनों के कंसेप्ट जो है डेली लाइफ में आप यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को, कि क्या मतलब होता है इसका और ये कैसे कार्य करती है।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सो सीमांत वेग वह स्थिर वेग होता है, एक प्रकार से कैसा वेग, फिक्स वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है, फिक्स वेलोसिटी होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी वो फिक्स है और अपने आप में वेलोसिटी, मतलब मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, यहीं से पता चल गया। डायमेंशनल यूनिट क्या हो गई, LT-1 हो गई, है ना। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। तो चलो, नाम जैसे ही नाम आया दो चीज़ें क्लियर हो गई। सीमांत वेग वह स्थिर वेग होता है जिसे कोई वस्तु तब प्राप्त करती है जब उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और प्रतिरोध बल, जैसे कि वायुगतिकी घर्षण या फिर तरल के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, इसका योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसको अभी अपन पूरा रियल एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे कह रहे हो आप ये चीज़। तो बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब जो सीमांत वेलोसिटी है या टर्मिनल वेलोसिटी है, ये हमें तब मिलेगी जब ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी भी प्रकार का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति हवा में उड़ रहा है तो उसको जो नीचे खींच रही है ग्रेविटी, वो वाला फोर्स प्लस उसको जो ड्रैग जो ऊपर खींच रहा है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तब उसे क्या कहा जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाएगा। अभी जस्ट आप इसको देखो, अभी पूरा एक क्वेश्चन करके देखेंगे अपन कि कैसे जीरो हो सकता है। ठीक है, जब कोई वस्तु, ये तो अभी अपन ने नॉर्मल हवा वाली चीज पढ़ी, अब सेम चीज लिक्विड में भी तो होगी। हवा में तो क्या होगा, ग्रेविटी उस व्यक्ति को नीचे खींचेगी और ड्रैग उस व्यक्ति को क्या करेगा, हवा में बनाए रखेगा। मतलब हवा भी उसके ऊपर क्या लगाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ दबाव लगाएगी। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, हवा की बात हो गई, वायु गतिकी की बात हो गई। अब दूसरा जो है तरल की बात करते हैं। तो देखो, इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, ग्रेविटी किसी भी तरल को नीचे की ओर आकर्षित करेगी। अब उस पर एक बॉयंट फोर्स लगेगा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, जो उसको ऊपर की साइड धकेलेगा। और एक विस्कोस बल लगता है, वही अपना श्यानता, जो कि द्रव के प्रतिरोध के कारण यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो अगर हवा में देखोगे तो दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, ड्रैग प्लस ग्रेविटी। और अगर लिक्विड में जाओगे तो तीन फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी, बॉयंट और विस्कोसिटी। ठीक है, जो कि श्यानता है। सीमांत वेग तब होगा जब विस्कस बल और ऊर्ध्वाधर बल का योग किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब विस्कस फोर्स यानी कि श्यानता और बॉयंट फोर्स दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये कहाँ पर होगा, ये तरल के अंदर होगा। और अगर मैं इन एयर बात कर लूँ, हवा की यदि मैं बात कर लूँ, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ड्रैग है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या इसको दोनों का सम करके कह दो, ड्रैग प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर अपन देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है √2mg, जहाँ पर m द्रव्यमान हो जाएगा वस्तु का। ठीक है, जैसे कि हम 50 kg के हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मास हो जाएगा, जी ग्रेविटी 9.8 या फिर आप 10 यहाँ पर रख सकते हो, है ना, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। यहाँ पर ये जो रो है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी जैसे हवा में हो तो हवा का घनत्व कितना है, और पानी के अंदर कोई वस्तु है तो जो लिक्विड है, शहद है, पानी है, कैरोसिन है, कौन सी चीज़ है, खारा पानी है, मीठा पानी है, उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, जो भी एरिया वस्तु के द्वारा कवर किया हुआ है। और सी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ड्रैग कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें हमने कहीं से कहीं तक विस्कोसिटी की बात करी क्या, नहीं करी। ठीक है, कहीं से कहीं तक हमने बॉयंट फोर्स की बात करी क्या, इसके अंदर नहीं करी। मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, हवा के लिए है। लिक्विड का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसका एक न्यूमेरिकल किया हुआ है अपन ने। ओके, चलो टर्मिनल वेलोसिटी को समझना था। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉल जो है मुक्त रूप से हवा में है,
ठीक है। अब वो क्या करेगी, नीचे की साइड आएगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण वो क्या हो रही है, नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का ड्रैग फोर्स है जो इसको, या वायु गति की घर्षण है जो इसको क्या कर रहा है, हवा में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन ड्रैग फोर्स बहुत कम है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर ड्रैग जो है किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। उस केस में बॉल जो है कुछ पल के लिए हवा में होगी, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। जहाँ पर दोनों ही साइड इक्वल फोर्स लग रहे होंगे, मतलब ये हवा में क्या हो गई, स्थिर हो गई। इसी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, ठीक है। अब एक रियल एग्जांपल से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी जो है एक व्यक्ति है, एक लड़की आप समझ लो, ये क्या कर रही है, स्काई डाइविंग यहाँ पर कर रही है, हवा में से कूदी, ठीक है, प्लेन में से हवा में से ये जंप करी है। अब यहाँ पर ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे खींच रही है, ठीक है। -882 न्यूटन से आप कंसीडर करो, इसके ऊपर जो है बल लग रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू आप 9.8 कंसीडर कर लो। अब ये क्या कर रही है, फ्रीली हवा में से नीचे आती जा रही है। इस समय पर अभी इसका ड्रैग जो है वो कितना है, 0 है। ड्रैग फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में इसको कर्षण कहते हैं, ठीक है। फिर देखो एक पल ऐसा होगा कि यहाँ पर वायु का क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी हवा में क्या होने लग जाएगी, इसको एक प्रकार का नीचे से ऊपर की साइड क्या लगेगा, बल लगेगा। तो आप ये समझ लो कि अभी जो है इसी स्पीड से वो नीचे जा रही है, इसी बल से वो नीचे जा रही है। 882 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर नीचे की साइड लग रहा है, और ड्रैग कितने का लग रहा है, 300 न्यूटन का एक घर्षण लग रहा है जो इसको हवा में ऊपर की साइड धक्का दे रहा है, ठीक है। एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है। अब आप इस सिचुएशन में देखो कि अभी भी ये बल ज़्यादा है, अभी भी ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये जो बच्ची है, ये लड़की है, अभी भी क्या होगी, नीचे आएगी। फिर कुछ समय के पश्चात ये 600 हो जाएगा, ठीक है, और अभी भी ये इतना ही रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ड्रैग फोर्स 882 हो जाएगा और ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है -882 हो जाएगा। मतलब इस केस में इन दोनों का जो सम है, ड्रैग फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी या फिर सीमांत वेग हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और कैसे दोनों चीज़ें इक्वल होगी, ठीक है। चलो अब ये चीज़ें, इसको पूरा डिराइव करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि ये चीज़ लिक्विड में कैसे काम करेगी। अभी जस्ट आपने देखा था कि लिक्विड में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की साइड लगेगा, एक होगा बॉयंट फोर्स जो कि ऊपर की साइड वस्तु पर लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वस्तु या तो तैरेगी या मिडिल में लटकती हुई रह जाएगी, ये वाली चीज़, या सतह पर होगी, ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। एक और कौन सा लगता है, विस्कोसिटी लगता है, जो लिक्विड का जो फ्लो है उसके कारण क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो लिक्विड के केस में टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो mg, यानी कि ये किसके बराबर है, बल के बराबर है, 6 पाई ईटा r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो गया, 6 पाई ईटा r के। और इसको इन शॉर्ट यदि आपको करना है तो आप इसको लिख दो f, है ना, और इन सारी वैल्यू को यहाँ पर कर दो तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। बस इसी को अपन ने f में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि बल इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा। और यदि आप इसको ईटा के टर्म्स में और इस तरीके से रो के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2/9 रो r² g डिवाइड बाय ईटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप विस्कोसिटी के टर्म्स में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वैसे आपको रखनी है। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली बल दे रखा है तो आप ये लगा लेना, मास दे रखा है तो ये वाला लगा लेना, ठीक है, और ईटा और आर वगैरह और ये सारी वैल्यू दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन अगले थ्योरम के ऊपर, दैट इज बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम हमें किस बारे में बताती है, तो बर्नौली का प्रमेय द्रव गतिकी यानी कि फ्लूइड डायनामिक का एक महत्वपूर्ण नियम है जो यह बताता है कि किसी आदर्श द्रव यानी कि नॉन विस्कस हो, यानी कि वो शान बिल्कुल भी नहीं हो, वो नॉर्मल हो। एक आदर्श द्रव की क्या कंडीशन होती है, एक आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशन होती है कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए, वो शान नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं हो, है ना। इसमें बहाव की जो कुल ऊर्जा है वो कैसी होती है, स्थिर होती है। इसी को बर्नौली समीकरण से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि किसी भी आदर्श द्रव में बहाव की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी,
नियत कांस्टेंट यहाँ पर रहेगी। इस केस में आप देख सकते हैं कि बर्नौली समीकरण क्या बोलती है कि किसी भी द्रव, ये भी लिक्विड के लिए ही है ना, जैसे आप समझ लो कि एक नली के अंदर, एक पानी के पाइप के अंदर द्रव का फ्लो कैसा होगा वो अपन बर्नौली समीकरण के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पर लगने वाला प्रेशर प्लस इस द्रव की जो गतिज ऊर्जा होगी दैट इज रो वी स्क्वायर प्लस उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन तीनों का योग क्या होगा, कांस्टेंट यहाँ पर होगा। अब मुझे दो अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड है यदि उनका कंपैरिजन करना है तो मैं इसको G1 H1 करके बराबर कर दूँ P2 प्लस हाफ रो टू V2 का स्क्वायर प्लस रो टू G2 H2, जो भी वन है इन सबको बराबर कर दूं 2 के। ठीक है, P क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, रो मेरा क्या हो गया यहाँ पर द्रव का घनत्व, उसकी डेंसिटी हो गई, V क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा और H उसकी क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ पर हो जाएगी। ये होती है अपनी बर्नौली प्रमेय। अब इसके एप्लीकेशन स्पेशली इन्होंने सिलेबस में मेंशन करा है कि आपको बर्नौली की प्रमेय प्लस उसके अनुप्रयोग के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी प्लेन उड़ पा रहा है तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो बर्नौली थ्योरम है। यहाँ पर पंखों को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे ऊपर और नीचे की वायु में दबाव का अंतर हो। जैसे ही दबाव में अंतर होगा वो क्या करने लगेगा, लिफ्ट हो जाएगा, वो ऊपर की साइड उठने लग जाएगा। ठीक है, स्प्रेयर और कार्ब्यूरेटर में भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तरल या गैस को छोटे छिद्र से उच्च वेग पर निकालने के लिए भी हम लोग बर्नौली थ्योरम का ही यूज़ करते हैं। पाइपलाइन और नलिकाओं में प्रवाह के लिए पानी के प्रवाह का अध्ययन करना और उसको कंट्रोल करने के लिए बर्नौली थ्योरम यूज़ करी जाती है। और पिटोट ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग द्रव प्रवाह और वेग की गणना करने के लिए, यहाँ पर द्रव प्रवाह वेग जो होता है उसकी गणना करने के लिए किया जाता है। यूजुअली आपने ये जो हवा भरते हैं टायर्स वगैरह में, उसको चेक करने के लिए कि कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन में भी इसको चेक किया जाता है, इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट वो होता है, उसको चेक करने के लिए जो है पिटोट ट्यूब का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है कि जो द्रव यहाँ पर फ्लो हो रहा है, किस वेग से वो फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा, वो द्रव में वस्तुओं की स्थिर गति से संबंधित है। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। सीमांत वेग बेसिकली अगर कौन से भी द्रव में या अगर हम लोग बात करें एयर में तो वस्तु कैसी होगी, स्थिर होगी, तो वहाँ पर लगेगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी। जबकि बर्नौली प्रमेय द्रव के प्रवाह और किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, दो चीज़ें, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि निम्नलिखित में से बर्नौली जो इक्वेशन है ये किससे कनेक्टेड है, या ऐसा कोई क्वेश्चन था, है ना, जो अपन ने कल वाली क्लास में किया था। तो आपको ध्यान होगा हमने आंसर किया था वेंचुरी मीटर। ठीक है, अब वेंचुरी मीटर होता क्या है, एक प्रवाह मापने वाला, द्रव का जो प्रवाह है उसकी जो वेलोसिटी है उसको मापने वाला एक उपकरण होता है। आप ये समझ सकते हो कि एक छोटा सा नली टाइप का ये पाइप होता है, ऐसा बीच में से थोड़ा सा ये छोटा रहता है ताकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जा सके। मतलब दोनों साइड से एक जैसा और बीच में से इसकी साइज थोड़ी सी छोटी रहती है। ठीक है, जिसमें एक संकीर्ण गला होता है, वही चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि एक छोटा सा संकीर्ण सा गला इसके अंदर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ से संभावित ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, जिस पर ये उपकरण स्थापित होता है और प्रवाह दर को मापता है। जिसके अंदर जो भी लिक्विड होगा उसका जो वेलोसिटी है ना, उसका जो दर है उसको ये मेजर कर लेगा और ये पूरा का पूरा बर्नौली थ्योरम पर आधारित होता है। मतलब ये वही बोल रहा है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तीनों का योग कांस्टेंट होगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं सीमांत वेलोसिटी से, और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल हो। ठीक है, हम दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसमें 10 क्वेश्चन है सीमांत वेग के, 3 अभी कर लेते हैं, बाकी हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे शाम वाली में। देखो पहला क्वेश्चन देखना, सीमांत वेग तब प्राप्त होता है जब वस्तु पर लगने वाले बलों का योग क्या होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलेगी, जब वस्तुओं पर लगने वाला बलों का जो कुल योग होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस जो ड्रैग होगा, है ना, ड्रैग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अपन ये कह सकते हैं 0 के बराबर होगा, किसमें, एयर के अंदर। और सेम चीज़ अगर ये मुझे किसके लिए कह दे, लिक्विड के लिए कह दे, तो मैं ये कहूँगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बराबर होगा किसके, बॉयंट फोर्स के।
बॉयंट फोर्स यहाँ पर लग रहा है और जो विस्कोसिटी होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। तो वस्तु पर लगने वाला कुल योग जो होगा वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत वेग किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। सीमांत वेग जो टर्मिनल वेलोसिटी वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर, उस द्रव की चिपचिपाहट के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है ये द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करेगा, और फोर्थ बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो यस, सीमांत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, Vt इज इक्वल टू, अभी किया था अपन ने, 2mg डिवाइड बाय रो ए और c, मतलब ये इसका ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ड्रैग कॉफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा, है ना, CD मतलब ड्रैग कॉफिशिएंट, एक ही है ये। तो बेसिकली किस पर, वस्तु के द्रव्यमान मास पर निर्भर करेगा, इसकी जो चिपचिपाहट है विस्कोसिटी है उसके ऊपर निर्भर करेगा, द्रव का जो घनत्व है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यस, सीमांत वेग जो है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है, इन सब के ऊपर यहाँ पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। अगला देखिएगा, सीमांत वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। देखो, सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, एक प्रकार की वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मात्रक या जो वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर LT-1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रोसेस या अगला टॉपिक जो है वो है आपका कैपिलरी राइज का केशिका उन्नयन। अब ये केशिका उन्नयन क्या चीज़ होती है, तो देखो केशिका उन्नयन या कैपिलरी राइज वह घटना होती है जिसमें कोई तरल पतली नलिका में ऊपर की ओर चढ़ता है या फिर नीचे की ओर गिरता है। यह घटना तरल के पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और चिपकने वाले बल यानी कि एडहेसिव फोर्स के कारण यहाँ पर होती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा ना कि पौधों में पानी जो ऊपर चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, कैपिलरी फोर्स के कारण चढ़ता है। अब देखो यहाँ पर मान लो हमने एक कंटेनर लिया हुआ है और हमने बहुत एक पतली सा बीकर या पतली सी नली डाली हुई है। अब इसमें पानी क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की साइड चढ़ना स्टार्ट करेगा। कुछ प्रोसेस ऐसी होगी जिसमें पूरा हाइट तक हो जाएगा, कुछ में ऐसा होगा कि बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, और कुछ में ऐसा होगा थोड़ा कम चढ़ेगा। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें पूरा कैपिलरी प्रोसेस जो होती है, कैपिलरी राइज की जो प्रोसेस होती है वो समझना पड़ेगी। देखना, यह घटना किससे कनेक्टेड है, तरल का जो सरफेस टेंशन होता है उससे, और चिपकने वाला जो बल होता है एडहेसिव फोर्स। अपन ने एक दिन पढ़ा था एडहेसिव और कोहेसिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ये डिपेंड करेगा एडहेसिव फोर्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो इसमें अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसके अंदर हमेशा चिपकने वाला जो बल है जो कि तरल और ठोस के बीच में लगेगा। मान लो ये वो नलिका है, ठीक है, वो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और ये कौन सा है, कैपिलरी जो नली है, मान लो वो कांच की है, वो प्लास्टिक की है, वो किसी धातु की, मेटल की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो तरल और सॉलिड यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स लग रहा है, वो हमेशा ज़्यादा होगा। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एडहेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल किसके बीच में लगेगा, हमेशा जो लिक्विड के कण हैं, अब वो लिक्विड पानी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हनी है, मतलब कितना ज़्यादा वो डेंस है उस पर वो निर्भर करेगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि कैपिलरी जो राइज है ना, जो उन्नयन क्रिया है, पानी के बढ़ने की क्रिया है उस नली के अंदर, वो हमेशा जो है ज़्यादा होगी। चिपकने वाला बल उसके अंदर जो उपस्थित है, एडहेसिव फोर्स जो है वो हमेशा ही यहाँ पर ज़्यादा होगा उस लिक्विड के आकर्षण बल से, ठीक है। अब जो पानी यहाँ पर राइज होगा, जैसे कि ये अपन एडहेसिव फोर्स देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल अपन कंटेनर ले रहे हैं, इसमें हमने उस नलिका को डाला हुआ है। अब नली में जितना ऊपर तक पानी चढ़ेगा वो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइड बाय R रो जी के थ्रू, ये भी एक फॉर्मूला है, अब ये भी याद करना पड़ेगा। जहाँ पर T क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा, जो किसके बीच में लगेगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगेगा, ठीक है। कॉस थीटा एंगल यहाँ पर हो जाएगा कि वो कितना राइज हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री हो रहा है या 90 डिग्री से कम हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। संपर्क कोण आर जो होगी, जो नलिका आप यहाँ पर ले रहे हो, है ना, वो उसकी रेडियस हो जाएगी। किसकी रेडियस क्या है ना, बेलनाकार है तो डेफिनेटली रेडियस होगी। रो जो भी लिक्विड आपने लिया है उसकी डेंसिटी क्या है, और जी क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि हर फॉर्मूला में आपके साथ आगे चलेगा, ठीक है। जैसे कि 3 सिचुएशन आप ले सकते हो। सबसे पहली सिचुएशन देखना, पहले आप डायग्राम देखो फिर डिस्कस करते हैं इसको। संपर्क कोण के बारे में ये बोल रहा है कि जो थीटा है वो किस पर डिपेंड करेगा,
देखो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है, इसने यही लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू जो है अगर 90 डिग्री से कम होगी तो लिक्विड जो है ऊपर की साइड चढ़ेगा, ठीक है। ये पहली वाली सिचुएशन, मतलब हाइट जो आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, यहाँ से लेकर हाइट जो कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जाएगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखना, अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स इसमें कोई राइज तो हुआ नहीं है, जहाँ तक पानी का लेवल था इस कैपिलरी में, इस नलिका में पानी का लेवल उतना ही है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। और अगर आप कंसीडर करें कि ऐसी सिचुएशन भी तो होगी कि मान लो ये नलिका किसी स्पेसिफिक पदार्थ की होगी जो यहाँ पर पानी का लेवल और क्या कर देगी, कम कर देगी, या फिर ऐसा कहो कि इसमें पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मोर देन 90 डिग्री होगी तो उसमें एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एच जो है, जो हाइट है वो क्या हो गई है, नॉर्मल से भी क्या हो गई है, इतनी कम हो गई है। दैट मीन्स एच कैसा होगा आपका, नेगेटिव यहाँ पर होगा, ठीक है। कैपिलरी विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एट द सेंटर, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, और इसमें कितनी होनी चाहिए, अपना 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 3 केस होते हैं संपर्क कोण के। चलो अगला टॉपिक आ जाता है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यहाँ पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव को समझते हैं। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन वह बल होता है, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, ठीक है, जो तरल के सतह के कणों को भीतर की ओर खींचता है, जिससे तरल की सतह न्यूनतम क्षेत्रफल को यहाँ पर प्राप्त कर लेती है। यह बल तरल के कणों के बीच में आकर्षण बल के कारण यहाँ पर उत्पन्न होगा, मतलब कण एक दूसरे से पास पास यहाँ पर इकट्ठे होंगे, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। आपको पता है कि एक पानी की बूंद जो बनती है अगर वो गोलाकार क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन, क्योंकि वो कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, इसीलिए अपन को बूंद जो है गोलाकार यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू F/L यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर T आपका सरफेस टेंशन, F सतह पर कार्य करने वाला आकर्षण बल, और L उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कारक डिपेंड करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर, देखो अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो पृष्ठ तनाव घटेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता जाएगा, अपना रिड्यूस होता जाएगा। आप पानी की बूंद को इमेजिन कर लो। और सतह के कण, पृष्ठ तनाव तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तरल कैसा है, हाईली डेंस है, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसकी विस्कोसिटी कम है ना, तो तरल कैसा है उस पर ये निर्भर करेंगे, उसके सतह के कण कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि पानी का आपको पता है पानी की बूंद कैसी होगी, लेकिन यही बूंद अगर हनी की हुई, शहद की हुई, है ना, तो वो किस तरीके से व्यवहार करेगी, ठीक है। अगला देखिएगा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पानी की सतह पर सुई का तैरना, साबुन के बुलबुले गोल आकार के होना, पत्तियों पर पानी की बूंदें जमना, सब कुछ हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से, ठीक है। अभी जो आपने कैपिलरी राइज पढ़ा और अभी आपने जो सरफेस टेंशन देखा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है क्या। तो देखो केशिका उन्नयन की जो घटना है वो पृष्ठ तनाव पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि पृष्ठ तनाव लगेगा आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में, मतलब आपकी नलिका और उसके अंदर जो पानी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर लेवल पर है, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण तल के कण नलिका की दीवारों के संपर्क में आते हैं और चिपकने वाले बल की सहायता की वजह से, जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है उसकी वजह से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मिट्टी में पानी का ऊपर चढ़ना, वही पौधों को पानी पहुंचना, पेड़ों में पानी का जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना, ये भी कैपिलरी फोर्स ही होता है। केशिकत्व नाम आपने सुना होगा, तेली लैंप में तेल की बाती के माध्यम से ऊपर जाना, ठीक है, जैसे कि आप दिया वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ दिए को ऑयल में रखा हुआ है, वो धीरे धीरे उस लो तक पहुंचता है, उस बत्ती तक पहुंचता है, तो वो भी क्या है, कैपिलरी राइज ही है, केशिकत्व की ही घटना है। तो केशिकत्व उन्नयन तरल और ठोस के बीच में चिपकने वाले बल और पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर होगा। पृष्ठ तनाव तरल सतह की स्थिरता बनाए रखने वाला एक बल है जो कि तरल की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करेगा, जो कि जस्ट अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली चीज, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। इससे पहले बर्नौली वाला आपका क्लियर हो गया, स्टोक्स नियम क्लियर हो गया, शांता क्लियर हो गया। अगले 4 टॉपिक आपके सामने हैं। ताप और ऊष्मा क्या होती है,
तापमापन के विभिन्न पैमाने जो होते हैं कि आप टेम्परेचर को कैसे मेज़र कर सकते हो, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन कैसे मेज़र करोगे, ठीक है। फिर विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर जो होती है स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है। देन चालन, संवहन, विकिरण क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं, क्योंकि ये चारों ही टॉपिक आपके थोड़े थ्योरेटिकल ज़्यादा है, थ्योरी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस न्यूमेरिकल डेफिनेटली इसके बन सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम अगर पेपर इजी आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी बुक में भी साइंस में आपको मिल जाएगा। चलो सबसे पहले एक बार टेम्परेचर को देख लेते हैं। टेम्परेचर है क्या, किसी वस्तुओं के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। जैसे ही आपने कोई भी लिक्विड लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी आप ले लो, जैसे ही आपने उसको गर्म किया या उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके कण क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, ठीक है। यह मापता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या फिर ठंडी है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, केल्विन होती है। आप इसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तुओं के अणुओं की गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का कुल योग होती है। बेसिकली हीट है क्या, कण में अगर कोई गतिज ऊर्जा हो रही है या उसकी कोई संभावित ऊर्जा, अगर अपन इन दोनों को जोड़ दे तो उसकी फाइनल हीट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हमेशा ध्यान रखना हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये जाती है, और हीट का जो यूनिट होता है वो जूल यहाँ पर होता है, ओके। अब अगर अपन देखें कि टेम्परेचर को आप कितने पैमानों के थ्रू मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो ऐसा ही पैमाना होता है वो आता है आपका केल्विन, जिसको परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू भी कहा जा सकता है, और सबसे मिनिमम वैल्यू केल्विन की ही जीरो होती है। फिर आ जाता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। मतलब जल का अगर मैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट उबलने वाला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो सेम चीज़ को अगर आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जमेगा और 212 पर उबलने लग जाएगा। अब इनमें क्या रिलेशन है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक बार ये कन्वर्जन देख लो, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे शाम को, ठीक है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जैसे कि अपन को यहाँ पर 37 दे रखा है, मेरे को चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मेरे को चाहिए केल्विन के अंदर, तो मैं इसमें 273 जोड़ दूंगी तो मेरा जो आंसर होगा वो किस में निकल कर आ जाएगा, केल्विन में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अभी सेम चीज़ मुझे यहाँ पर 37 दे रखा है, इसमें मैं 37 का मल्टीप्लाई करके प्लस 32 करूँगी तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दो चीज़ें याद कर कर तीनों कन्वर्जन को सीख सकते हो, ओके। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट यहाँ पर क्या होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा की मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि हमारे पास कोई भी 1 केजी द्रव्यमान ताप को हमें इंक्रीज करना है। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप, कोई भी एक पदार्थ हो गया, आप उसको कंसीडर कर लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके टेम्परेचर को 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मेरे को कितनी हीट यहाँ पर देनी पड़ेगी, कितने जूल ऊष्मा यहाँ पर देनी पड़ेगी। 5 जूल ऊष्मा दूंगी तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा, या फिर 50 जूल ऊष्मा दूंगी तब जाकर 1 डिग्री सेल्सियस मेरा इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ मेरी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, Q इज इक्वल टू mc डेल टी के टर्म्स में किया जाता है, जहाँ पर Q क्या हो जाएगा, इसका दी गई ऊष्मा, हीट यहाँ पर हो जाएगा, किस में मेजर किया जाएगा, जूल में। पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा केजी में रखा जाएगा। C क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर हो जाएगी, जिसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, है ना। आप ऐसे ही करोगे, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय M डेल टी करोगे तो यहाँ से आपका इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और डेल टी बेसिकली है क्या, टेम्परेचर में राइज है, ठीक है। इसको लिया जाता है डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। मान लो केल्विन में क्वेश्चन में है तो आप उसको क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गई स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। डेफिनेशन याद रखना क्योंकि डेफिनेशन का भी क्वेश्चन बनता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। अब ऊष्मा का जो संचरण होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो 3 तरीकों से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से। चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से यहाँ पर हो सकता है। चालन बेसिकली करता क्या है,
चालन सॉलिड के अंदर होता है, हमेशा ध्यान रखना। किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। उष्मा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कणों के सीधे संपर्क के द्वारा संचरण होना। जैसे कि आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाई हुई है, तो पहले आपने कढ़ाई को गर्म किया, पहले आपका जो बर्तन है वो गर्म होगा, उसके बाद उसके अंदर रखा हुआ जो सामान है ना, वो गर्म होगा। दैट मीन्स कि पहले एक सतह के संपर्क में आने पर दूसरी सतह जो है, दूसरी वस्तु जो है गर्म हुई है, ठीक है। तो उष्मा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कणों के सीधे संपर्क के द्वारा जो संचरण हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? चालन कहलाएगी। और ध्यान रखना ये हमेशा सॉलिड यानी कि ठोस के अंदर ही होता है। एग्जाम्पल, लोहे की छड़ को गर्म करने पर गर्मी एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। जैसे कि आपने गैस पर जो है एक चाकू था, उसका एक वाला हिस्सा गर्म करा, तो आप देखेंगे कि उसका दूसरा वाला हिस्सा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल एक चम्मच को ले लो, है ना, वो बर्तन में रखी हुई है, इसका एक हिस्सा यहाँ पर गर्म हुआ है, तो उसका दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा? कुछ समय के पश्चात गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है चालन, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, संवहन, कन्वेक्शन। यहाँ पर क्या होता है? उष्मा का तरल, अब वो द्रव भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, के कणों के द्वारा संचरण होना। ये किस किस में पाया जाएगा? लिक्विड प्लस गैस दोनों में या किसी एक में पाया जा सकता है। पानी का गर्म होना या वायुमंडल में हवा का बहना। पानी गर्म हो रहा है ना, सॉलिड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन, कि आपने यहाँ पर आग जलाई और पानी क्या हुआ? गर्म हुआ। तो ये किसके थ्रू हुआ? कन्वेक्शन के थ्रू, है ना, भाप निकली, वो सारी चीजें। और वायुमंडल में हवा जो बह रही है ना, कणों का संचरण यहाँ पर जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? कन्वेक्शन। अब ये लिक्विड में हो गया, पानी गर्म हो रहा है, भाप यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और गैस में कैसे हो गया? वायु में आप देख सकते हैं हवा का बहना, ठीक है। तीसरा हो गया अपना रेडिएशन, विकिरण। यहाँ पर उष्मा का संचरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से बिना किसी माध्यम के होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें संचरण के लिए, किसमें उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो आप ध्यान रखना, रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि जब सनलाइट धरती पर आती है तो अंतरिक्ष में थोड़ी कोई माध्यम है कि कोई हवा है वहाँ पर, या कोई लिक्विड है, या कोई सॉलिड फॉर्म है जो हम तक पहुँचा रहा हो। ना वहाँ सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कोई भी माध्यम वहाँ पर नहीं है। मतलब बिना किसी माध्यम के सनलाइट हम तक पहुँच सकती है, दैट इज रेडिएशन, ठीक है। तो क्या क्या समरी देखी जाए इसकी, कि टेम्परेचर क्या होता है? वस्तुओं के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है, जबकि उष्मा क्या होती है? ऊर्जा का संचरण करना, ठीक है। अगला देखिएगा, ताप मापने के लिए केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। उष्मा का संचरण कितने प्रकार से हो सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से हो सकता है। विशिष्ट उष्मा पदार्थ की उष्मा अवशोषण क्षमता को व्यक्त करती है ना, कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर हमें कितनी हीट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ओके। चलिए अगला जो टॉपिक है, उष्मा चालकता क्या होती है, अवस्था परिवर्तन क्या होता है, और गुप्त उष्मा यहाँ पर क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी कल एक न्यूमेरिकल किया ही था हमने इसका, इसको समझ लेते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? उष्मीय चालकता एक पदार्थ की वह क्षमता है जो यह मेजर करती है कि उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी कुशलता से संचारित किया जा सकता है। हम लोग हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना चाहते हैं, बट कितने अच्छे से भेज सकते हैं? मतलब मैंने इनपुट यहाँ से दिया, ठीक है, मान लो जितनी भी मात्रा में मैंने इनपुट दिया उतना ही मुझे आउटपुट चाहिए। उसके लिए जो माध्यम आप यूज़ करोगे ये उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो इसी को कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या क्या क्वालिटीज़ इसकी होती है? ठोस पदार्थ विशेषकर धातुएं उच्च उष्मा की चालकता यहाँ पर करती है, मतलब अच्छे से वो हीट को क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। गैस और तरल पदार्थ आमतौर पर कम चालक यहाँ पर होते हैं क्योंकि कण दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सॉलिड में, सॉलिड जो होते हैं उष्मा के अच्छे चालक यहाँ पर होते हैं, ठोस पदार्थ जो है वो उष्मा के अच्छे चालक यहाँ पर होंगे, ठीक है। जैसे कि आप स्टील ले लो या कोई भी धातु यहाँ पर ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है। अब इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि अगर मैं उष्मा को चालकता के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? Q इज इक्वल टू के ए डेल टी डिवाइड बाई डी इंटू टी, मतलब समय, ठीक है। Q क्या हो गई? मेरी उष्मा हो गई, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे मतलब हम लोग उष्मा की ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है, जूल में हो गया। K मेरी उष्मीय चालकता यहाँ पर हो गई। कल अपन ने देखा था, प्रीवियस जो सेशन आपका हुआ था इससे पहले, कि उष्मीय चालकता का जो सूत्र है, उष्मीय चालकता की एसआई यूनिट क्या होगी, तो अपन ने ये वाली चीज़ निकाली थी किसके थ्रू? इस फॉर्मूला के थ्रू। वहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा था? K इज इक्वल टू क्यू डी ए
डेल टी इंटू स्मॉल टी लिखा था, तो इससे आपका वो आ गया था, यूनिट निकल कर आ गया था। ठीक है, चलो एक बार पूरा फॉर्मूला देख लेते। के क्या हो गई मेरी थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता हो गई। ए क्या हो गया मेरा यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, डेल टी मेरा टेम्परेचर हो गया जो मैं केल्विन में कंसीडर करूंगी। डी मेरी क्या हो गई सामग्री की मोटाई यहाँ पर हो गई। ठीक है, और टी मेरा क्या हो गया समय, कि उसने कितना समय लिया इस पूरे कार्य को करने में, उसको कितना समय लगा। आप उससे यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, संचारित ऊष्मा यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन सारे। एक बार फॉर्मूला देख लो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको जो कल अपना क्वेश्चन था उसमें आपने मात्रक देखो, अभी इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर केल्विन, यहाँ प्रति मीटर प्रति केल्विन यहाँ पर हो गया। कल इसको किस में कन्वर्ट कर रखा था, वॉट प्रति मीटर केल्विन में। अब ये वॉट कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग किया था। तो यहाँ पर जो Q है यानी कि जो हीट है या जो ऊष्मा है उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, पावर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा था इसको, एनर्जी इनटू टाइम, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका पावर क्या निकल कर आ गया, मतलब Q को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पावर में कन्वर्ट कर दिया। पावर इनटू टाइम, ये मेरी लेंथ हो जाएगी। A मतलब एरिया, क्षेत्रफल मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। डेल टी मतलब टेम्परेचर यानी कि केल्विन हो गया, और T मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर लो, ऊष्मा क्या हो गई, पावर इनटू टाइम होती है। ठीक है, Q इज इक्वल टू पी बाई टी अपना यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो L से L यहाँ पर कट गया। ठीक है, और क्या कट रहा है, T मतलब समय से समय यहाँ पर कट गया। ऊपर क्या बचा हुआ है, पावर बचा हुआ है, नीचे L बचा हुआ है और केल्विन बचा हुआ है। वॉट प्रति मीटर केल्विन अपना आंसर था। ठीक है, तो वो इस तरीके से आया था। बाकी आप इसको नॉर्मल जूल में देखोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, जूल है ना, यहाँ पर ये मीटर है। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करके छोटा करके देख लो, ये जूल मीटर हो गया। ए क्या होगा अपना, मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल है। टी अपना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के लिए अपन केल्विन और समय के लिए अपना सेकंड, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन प्रति सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यूनिट बना सकते हो इसकी। ओके, डन यहाँ तक। तो ये अपना थर्मल कंडक्टिविटी भी हो गया। अब इसके आगे बिल्कुल बेसिक से 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अवस्था परिवर्तन, दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, ऐसे करके 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। देन अपनी जो लेटेंट हीट है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरी क्लास और इसमें लगेगी और एक कंप्लीट रिवीजन लगेगा जिसमें अपन सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें 2 MCQ क्लास और आएगी, एक में जो आज आपने पढ़ा इसके सारे MCQs प्लस एक MCQ रिवीजन क्लास। ओके, तो अभी अपन को टोटल 3 क्लासेस और चाहिए, उसमें अपना पूरा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, और कोर्स अवेलेबल है, कोर्स को आप विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स हम लोग उसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रैक्टिस सेशंस। ओके, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहें। जल्दी आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सेशन भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप आपकी मैथ्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।